विद्यार्थियों, एमए उत्तरार्ध नवम प्रश्न पत्र व्यंग रचनाएं पढ़ रहे हैं हम हरिशंकर परसाई की। और आज इनकी श्रेष्ठ व्यंग रचनाओं का जो संग्रह हमारे पाठ्यक्रम में लगा हुआ है एमएलएसयू विश्वविद्यालय उदयपुर के, उसका ये अंतिम व्यंग रचना है, एक दीक्षांत भाषण। हरिशंकर परसाई ने ये स्पष्ट किया है कि दीक्षांत समारोह का मौसम चल रहा है और विश्वविद्यालय में मंत्री जी को निमंत्रण दिया गया है और वो अपना दीक्षांत भाषण क्या देते हैं, युवाओं को क्या संदेश देते हैं, वो ज्यों का त्यों यहाँ लिख दिया है। वे युवाओं को कहते हैं कि आप चरित्रवान बने, आप ना बनेंगे तो हमें बनना पड़ेगा और अब हमारी चरित्रवान बनने की उम्र भी नहीं है। आप त्याग करें नहीं तो हमें करना पड़ेगा। आप राजनीति में नहीं आए नहीं तो फिर हमें राजनीति छोड़नी पड़ेगी। मतलब एक नेता की जो लालसा है और सत्ता का जो मद है और सिंहासन की जो ताकत है उसे किस तरह से दिशाहीन कर देती है, नैतिकता विहीन कर देती है और मूल्यहीन कर देती है कि वह नेता अपना भाषण जो देता है उसमें आप देखिए कि किस तरह से वह अपने आप को परत दर परत खोलता चलता है। देखिए, एक दीक्षांत भाषण। प्यारे विद्यार्थियों, इस समारोह में छात्रों से ज़्यादा पुलिस के सिपाही देखकर मेरा मन आनंदित हो उठा। पहली ही पंक्ति में देखिए व्यंग है कि मंत्री की सुरक्षा के लिए प्रोटोकॉल के तहत पूरी की पूरी कतार पंक्तिबद्ध पुलिस सुरक्षा कर्मियों की होती। जितने विद्यार्थी होने चाहिए उससे ज़्यादा पूरी पुलिस वाले हैं। देखिए, सिर्फ 20 वर्षों में हमने कितनी प्रगति कर ली। दुनिया में बहुत पुराने विश्वविद्यालय होंगे पर वहाँ भी एक छात्र के पीछे एक पुलिसमैन नहीं हो पाया। शासन को तो इस प्रगति का श्रेय है ही, आप लोगों को भी कुछ श्रेय है। मैं तो उस दिन की कल्पना कर रहा हूँ जब आप लोगों में से हर एक के बाथरूम में एक सिपाही होगा। अगर शासन और छात्रगण परस्पर सहयोग करते रहे और दोनों ने प्रयत्न किए तो वह दिन दूर नहीं है जबकि उपकुलपति के आसन पर पुलिस थानेदार विराजमान होगा। आप इस दिशा में जो प्रगति कर रहे हैं उसकी प्रशंसा करता हूँ। शासन इस दिशा में जो करता है वह आप जानते ही हैं। विश्वविद्यालय और पुलिस को निकट लाने के लिए शासन पूर्ण प्रयत्न करेगा। यह आश्वासन मैं इस पवित्र अवसर पर आपको देता हूँ। प्यारे छात्रों, आप तो अभी से हल्ला गुल्ला और हुटिंग करने लगे। इतने उतावले मत होइए। मैंने अपनी सुविधा के लिए भाषण में हुटिंग के उपयुक्त कई स्थल रखे हैं, उन्हें आने दीजिए और तब मुक्त मुख से हूट कीजिए। मैं आपको बतला दूं कि मैं कोई विद्वान या महापुरुष नहीं हूं। प्रश्न उठता है कि फिर भी मैं दीक्षांत भाषण के लिए क्यों बुलाया गया। जवाब साफ है, मैं अगर इस बार भी न बुलाया जाता तो ग्रांट रुकवा देता। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से जो ग्रांट मिलती है, सहायता राशि मिलती है, अनुदान मिलता है, वो रुकवा देते तो इनको बुलाया जाना भी प्रशासन की मजबूरी है। तब आप लोगों का पढ़ना बंद हो जाता, आपका भविष्य अंधकारमय न हो, यही सोचकर मैं दीक्षांत भाषण देने आ गया हूँ। आप लोग फिर शोरगुल करने लगे। आप शायद हुटिंग के मूड में आ गए हैं। मैं इसका बुरा नहीं मानता, इससे तो अभ्यास ही बढ़ता है। हमें आजकल हर जगह हुटिंग का सामना करना पड़ता है। अनपढ़ जनता की हुटिंग से मैं ऊब उठा हूँ। आप जैसे शिक्षित नवयुवक मुझे हूट कर रहे हैं, वह काफ़ी रिफ्रेशिंग लग रहा है। अनपढ़ जनता की हुटिंग से उब गए और पढ़ा लिखा समुदाय हुटिंग कर रहा है और मंत्री उससे रिफ्रेशिंग फील कर रहा है। ये हमारी वर्तमान जीवन शैली पर, हमारी वर्तमान शिक्षा पद्धति पर भी बहुत गहरा व्यंग है, करारी चोट है। फिर यह मेरे लिए गौरव की बात है कि इस वक्त जब मेरे साथी, दूसरे मंत्री, गवर्नर लोगों के द्वारा हूट हो रहे होंगे, मैं एक विश्वविद्यालय में हूट हो रहा हूँ। इससे मेरा स्तर बढ़ता है। शोरगुल, आवाज़ कशी और हुटिंग के मामले में मैं आप लोगों की क्षमता जानता हूँ। मैंने कोयल से पूछा था, बहन जी आप पेड़ों पर बैठी क्यों गाती हैं? उसने कहा, पहले मैं शहर में गाती थी पर विश्वविद्यालय के लड़कों ने हूट करके भगा दिया, इसलिए पेड़ पर बैठकर गाना पड़ता है। मैं यह भी जानता हूँ कि मोर पहले यहाँ स्टेज पर नृत्य करता था पर आप लोगों ने कंकड़ मार कर उसे भी जंगल में भगा दिया। मैं जानता हूँ कि मेरी जगह पर अगर बृहस्पति भी भाषण देते होते तो वे भी हूट कर दिए जाते।
उपकुलपति उन्हें आमंत्रित करके देखें। मैं दावे से कहता हूँ कि वे यहाँ आने से इनकार कर देंगे। यह तो मेरा ही कलेजा है जो बोले जा रहा हूँ। मेरे साहस का कारण यह है कि मैं बृहस्पति की तरह ज्ञानी नहीं हूँ। ज्ञानी कायर होता है। अविद्या साहस की जननी है। आत्मविश्वास कई तरह का होता है, धन का, बल का, ज्ञान का, मगर मूर्खता का आत्मविश्वास सर्वोपरि होता है। ये रेखांकित करिए व्याख्या के लिए आप महत्वपूर्ण अंश है कि साहस का कारण क्या, ज्ञानी, और ज्ञान की किस तरह से छिछालेदारी की जाए, और ज्ञानी व्यक्ति या बौद्धिक व्यक्ति या बुद्धिजीवी वर्ग के प्रति एक व्यंग है। अब आप मंच पर कंकड़ फेंकने लगे हैं। मैं इस कार्यक्रम की तुलना जब पश्चिम के ऐसे ही कार्यक्रम से करता हूँ तो मेरा मन भर उठता है। पश्चिम में ऐसे मौके पर अंडे फेंके जाते हैं, पर हाय भारत माता की इन लोगों को कंकड़ फेंकना पड़ता है। वे अंडे नहीं खरीद सकते। देश की आर्थिक दुर्दशा का इससे बड़ा सबूत और क्या होगा कि हमारे होनहार नौजवान वक्त पर फेंकने के लिए अंडे नहीं खरीद सकते। पर मैं आपसे कहता हूँ कि आप निराश मत होइए, हम पर भरोसा रखिए, हम देश का विकास कर रहे हैं। आप जल्दी ही अंडे फेंक सकेंगे। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि अपने जीवन काल में आपसे नहीं तो आपके लड़कों से अपने ऊपर अंडे जरूर फेंकवाऊँगा। इसके लिए चाहे मुझे 100 साल भी मंत्री क्यों ना रहना पड़े। मतलब आप तो नहीं, आपके लड़के, मतलब 100 वर्ष तक उसे सत्तारूढ़ रहना है। ये जो सत्तारूढ़ रहने की लालसा है, नेता को नेता बने रहने की जो चाह है, और उसका जो स्तर गिरता चला जा रहा है, उस लोलुपता की ओर करारा व्यंग है। युवा मित्रों, आपने ताली बजाने का एक स्थल खो दिया। खैर आगे ध्यान रखिए। मैं देख रहा हूँ कि आप में से कुछ लड़कियों के पीछे खड़े होकर बकरे की बोली बोल रहे हैं। मैं जानता हूँ अच्छी लड़कियाँ जानवर की बोली बोलने वाले युवक से ही प्रेम करती हैं। मेरा लड़का एक लड़की के पीछे कुत्ते की बोली बोलता था। वह इतनी मुग्ध हुई कि उससे प्रेम करने लगी। अब दोनों की शादी भी हो गई। घर में मेरा लड़का भौं भौं करता है तो बहू म्याऊं करती है। इससे परिवार का वातावरण सुखद रहता है। मतलब किस तरह से पाशविक होता जा रहा है घरेलू वातावरण, और पति पत्नी जैसे सुंदर शील पवित्र रिश्ते की कितनी तौहीन की गई है, और मानवीय संबंधों में निरंतर जो गिरावट आ रही है उसकी ओर लेखक ने व्यंग किया है कि हमारी सामाजिक संरचना, हमारी पारिवारिक संगठन और हमारे मानवीय संबंधों पर एक प्रश्न चिन्ह लगाया है। युवकों, देश को आपसे बड़ी आशाएं हैं। देश का भविष्य आपको ही बनाना है। आप पूछेंगे वर्तमान का क्या होगा। वर्तमान की चिंता आप ना करें। वर्तमान को तो हम बिगाड़ रहे हैं। यदि हम वर्तमान को नहीं बिगाड़ेंगे तो आप भविष्य को कैसे बनाएंगे। आपको भविष्य बनाने का मौका देने के लिए ही हम वर्तमान को बिगाड़ रहे हैं। यह आपके प्रति हमारा दायित्व है। यदि हम आज न बिगाड़ेंगे तो कल आपके लिए कुछ काम नहीं रह पाएगा। तब आप निठल्ले हो जाएंगे और यह देश पतन के गर्त में गिर जाएगा। आप युवक हैं, क्रांतिकारी हैं। मैं आपके क्रांतिकारी आंदोलनों को बड़े ध्यान से देख रहा हूँ। जब आप बस कंडक्टर और सिनेमा गेट कीपर के विरुद्ध क्रांतिकारी आंदोलन करते हैं तब मुझे बड़ी खुशी होती है। जब तक आप बस कंडक्टर और सिनेमा गेट कीपर के विरुद्ध क्रांतिकारी आंदोलन करते रहेंगे हम सुरक्षित रहेंगे। मतलब ऐसे शोषितों का और शोषण करना, निचले तबके के प्रति जिनके हाथ में कुछ भी नहीं है उनके विरोध करना, उनके के प्रति विद्रोह जताना, और जो वाकई विद्रोह के हकदार हैं या जिन्होंने नीतिहीनता कर रखी है, एक जड़ मन है स्थिति का। क्या हमारा बुद्धिजीवी वर्ग को झकझोर दिया है? क्या वो ये नहीं समझ पा रहा कि हमें क्या चाहिए और क्या नहीं? इसके बीच में एक बहस की सख्त आवश्यकता है। और हरिशंकर परसाई ने तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग के वैचारिक संदर्भों को पूरा का पूरा अपने व्यंग से लपेट लिया है। आगे कहते हैं, मैं आपसे अपील करता हूं कि इन्हीं के खिलाफ आंदोलन करते रहें। जिस दिन आप बुनियादी परिवर्तन के लिए आंदोलन करेंगे उस दिन हम
उखड़ जाएंगे। इसलिए आप सच्चे क्रांतिकारी बने। सच्चा क्रांतिकारी कंडक्टर, गेट कीपर, चपरासी वगैरह से ही संघर्ष करता है। अब मैं आपको कुछ संदेश देता हूँ। हर आदमी को जीवन के सत्य को पकड़ लेना चाहिए और उसके लिए हर कर्तव्य करना चाहिए। मैंने समझ लिया कि मेरे जीवन का सत्य मंत्री बनना है। इस सत्य को मैंने कभी नहीं छोड़ा। इस सत्य के लिए मैंने ईमान, धर्म सबका परित्याग किया। सत्य के लिए बड़े से बड़ा त्याग करना पड़ता है, मैंने किया। और आप जानते हैं कि सत्य मुझसे कभी नहीं छूटा। किसी भी पार्टी का मंत्रिमंडल हो, मैं जरूर मंत्री रहा। दल बदलूं, प्रतिपक्ष में भी और पक्ष में भी। जिसका मंत्रिमंडल बना मैं उसी का हो चला। सत्य को इसी तरह दांतों से पकड़ा जाता है। आप मेरे आदर्श पर चलें। विश्वविद्यालय के जीवन में आप यदि तय कर लें कि आपका सत्य डिग्री लेना है, तो इसके लिए पेपर आउट व नकल से लेकर अध्यापक से मारपीट तक करें। सत्य से बड़ा और कुछ नहीं है। मेरा दूसरा संदेश यह है कि आप लोग राजनीति में भाग न लें। अगर आप राजनीति में भाग लेंगे तो हमें राजनीति छोड़नी पड़ेगी। आप लोग चरित्रवान बने। अगर आप चरित्रवान न बनेंगे तो हमें बनना पड़ेगा, और हमारी अब चरित्रवान बनने की उम्र नहीं है। आप त्यागी बने। आप त्यागी न बनेंगे तो मजबूर होकर हमें त्यागी बनना पड़ेगा। आप ईमानदार बने। आपके ईमानदार बन जाने से हम ईमानदार बनने से बच जाएंगे, वरना हमें इस ढलती उम्र में ईमानदार बनना पड़ेगा। इसमें कितना क्लेश होता है, इसे आप कच्ची उम्र के लड़के नहीं समझ सकते। मेरी इच्छा है कि आप देश के सच्चे सपूत बने। अगर आप नहीं बनेंगे तो हमें बनना पड़ेगा, और हमारे सच्चे सपूत बनने की उम्र नहीं रही। तरुण मित्रों, देश को आपका ही भरोसा है। आप पर देश भरोसा नहीं करेगा तो उसे फिर हम पर ही भरोसा करना होगा, और यह उसके लिए अच्छा नहीं होगा। देश हम पर भरोसा करेगा तो उसको। तरुण मित्रों, आपको यह विदित है कि इस समारोह में मुझे भी आपके साथ कानून की डॉक्टरेट बिना किसी इम्तिहान के पास किए सहसम्मान मिल रही है। ये बड़ी स्वस्थ परंपरा है कि जो परीक्षा पास ना करे उसे सम्मानपूर्वक डिग्री मिल जाए। आज मैं भी आपकी तरह छात्र हो गया हूँ। मेरे मन में छात्र जीवन की सुखद स्मृतियाँ जाग उठी है। किसी कवि ने कहा है कि आहा, छात्र जीवन भी क्या है, क्यों न इसे सबका मन चाहे। डॉक्टर बनने की इच्छा मेरी बचपन से ही थी, पर अकल ने साथ नहीं दिया। यह इच्छा आज पूरी हो रही है। मैं जानता हूँ कि यदि मैं मंत्री न होता तो कानूनी डॉक्टर क्या, कंपाउंडर भी मुझे कोई न बनाता। ओम शांति शांति शांति। शिक्षा के संदर्भों में कितनी विसंगतियाँ हैं, और मंत्री किस तरह से भाषण देते हुए युवा वर्ग के दोषपूर्ण विद्रोहन को अपना भविष्य मानते हैं, इस पर हरिशंकर परसाई ने व्यंग किया है। इसमें कुछ अंश व्याख्या के योग्य है, और बाकी इसका एक दीक्षांत भाषण में हमारी शिक्षा नीति पर जो व्यंग कसा गया है, मंत्री और युवा वर्ग का जो दोहरा स्तर है और जो दोगलापन है, उस पर अपनी विचाराभिव्यक्ति लिखिए, एक संक्षिप्त लेख में लिखिए।